मैं तुम्हें एक जनरल फ्रेमिंग दूंगा पहले, उसके बाद ही शुरू करूंगा। अभी होता है तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने आते हैं, थोड़ा सा मैं वो बता दूं। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं दो क्वांटिटीज़ के बीच, तो हमें कुछ ग्राफ जनरली नोन है कि जैसे मान लिया x अगर y के क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा आएगा इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच? स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? ये आएगा। पता है ये? ठीक है। अगर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x क्या है इसके, y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा आएगा? बोलो, इस एक्सिस पर y लोगे, इस एक्सिस पर क्या, तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपर। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, तुम x के और y के बीच ड्रॉ किया है, y इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उन्होंने तुमसे क्या बोल दिया पता है? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो कहें कि 1/y के और x के बीच ड्रॉ करो, तो एक एक्सिस पर क्या ले लो और एक एक्सिस पर क्या ले लो। अब बताओ 1/y जो है वो x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा है? ये बेसिक फ्रेमिंग है जो हम 11th से पढ़ रहे हैं। अब जब भी फिजिक्स में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसका स्लोप जरूर निकालते हैं। तो हम इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा करके। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। दिस इज परपेंडिकुलर, कौन है? x अपॉन y, बेस ये हो गया। ये बेसिक फ्रेमिंग है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने हमसे कहा कि सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करो, किसके बीच में? बोलो, ग्राफ बिटवीन किसके? हार के। ठीक है। तो तुम पहले देखोगे कि ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैसे वेरी कर रही हैं। ठीक है, f और r। तो f क्या है भाई? इक्वल्स टू क्या पढ़ते हो? k q1 q2 ओवर क्या, r स्क्वायर, ये तो पढ़ते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज वॉट? बोलो, r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये जो ग्राफ है ये कैसा आएगा भाई? तो हमें पता है ये रेक्टेंगुलर, हमने अभी कॉन्सेप्ट बनाया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। क्या आएगा? ठीक है। तो तुमने ग्राफ जब ड्रॉ किया तुमने कहा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। चलो, ठीक है। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, यहाँ पर ज़ीरो, ये क्या है भाई? 1 क्या? नहीं, हम किस किस के बीच, सिर्फ किसके बीच ड्रॉ कर रहे हैं? आर के और एफ के। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि तुम ऐसे ड्रॉ करो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ऑप्शन ये है कि तुम ऐसे ड्रॉ करो रेक्टेंगुलर, एक ऑप्शन ये है कि तुम ऐसे ड्रॉ करो। अब तुम कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे नेचर ऑफ चार्ज पर। ठीक है, देखो अगर चार्जेस कैसे हैं, Q1 Q2 है, अगर ये कैसे हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा Q1 Q2 का वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अगर दोनों क्या है, नेगेटिव है, तब भी कैसा है? और एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? तो जो फोर्स का नेचर है, किसका? फोर्स का नेचर कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे मान लिया एक पॉजिटिव और एक क्या, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। अब यार जाहिर सी बात है कि जब नेचर जस्ट अपोजिट है तो उसको दो एक्सिस के पर समझा सकते हैं। ठीक है, कैसे समझा सकते हैं? एक बार हम रिपल्सिव नेचर मतलब पॉजिटिव फोर्स, फोर्स कैसा? पॉजिटिव, इस एक्सिस पर ले सकते हैं, मतलब नेचर कैसा? रिपल्सिव। और जब फोर्स क्या लेना है हमें? नेगेटिव, कैसा नेचर? अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अट्रैक्टिव नेचर का क्या होगा? फोर्स क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग।
तो इसका मीनिंग है ये गिवन होगा, हमें क्या होगा, गिवन होगा कि चार्जेस कैसे हैं, कैसे होंगे, अगर लाइक चार्जेस होंगे, ठीक है, तब कैसा होगा ग्राफ, आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, रिपल्सिव नेचर होगा। और जब ये ग्राफ किसके लिए ड्रॉ किया जाएगा, कौन से चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अनलाइक चार्जेस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस चीज़ को अलग तरीके से कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जब Q1 Q2 क्या होगा, Q1 Q2 पॉजिटिव होगा, कैसा होगा लाइक चार्जेस के लिए, तब भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। और ये इसमें क्या कहेंगे, Q1 Q2 का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, या क्या कह देंगे इस नेगेटिव को, क्या कह देंगे भाई, ग्रेटर देन क्या, 0, इसे क्या बोल देंगे। तो इस चीज़ को वो किसी भी तरीके से तुम्हें बता सकते हैं, मतलब समझे, तो मैथ्स की लैंग्वेज में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इंसुलेटर में तो क्या हुआ, वो अट्रैक्ट करेंगे भी, तब भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक है तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो अपनी प्लेस पर रहेंगे। हाँ, अट्रैक्शन का मतलब ये है कि इंसुलेटर में हाँ अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया ग्राफ, एक तरीके का आ गया। अब वो क्या कहते हैं कि भाई ग्राफ किस किस के बीच ड्रॉ करो, दूसरा क्या पढ़ा हमने, ग्राफ बिटवीन किसके, एफ एंड 1 क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने वो पढ़ा था कि 1/r² तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्या हुआ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r²। अब ये पूरी क्वांटिटी जब कंसीडर करोगे, अगर तुम्हें फील नहीं आ रहा है तो मैं इसे y लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ, y, तो y के क्या दिख रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और y है क्या, 1/ कितना है भाई, r² है। तो ये देखो यहाँ से फिर वही कहानी शुरू होगी कि इस एक्सेस पर 1/ क्या ले लो, 1/r² ले लो, ये देखो, ठीक है। अब तुम्हारे पास, तुम्हें ये पता है कि 1/r² तो y लेट किया हुआ है भाई, क्या लेट किया है, y। तो तुम ग्राफ तो दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, या तो कैसे, या तो ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे, या फिर कैसे, या तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब फिर वही किस टाइप के पेयर के लिए ड्रॉ कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जब कैसा होगा पेयर, बताओ भाई, जब वो दोनों रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा तब तुम इस एक्सेस पर लोगे, और जब फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तब किस एक्सेस पर लोगे, इस पर। मतलब ये वाली कंडीशन किसके लिए होगी, Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, मतलब लाइक चार्जेस, ठीक है। ये वाली कंडीशन कब होगी, जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा तो एक क्या लिया जाएगा भाई, स्लोप, तो तुमने इसको क्या कह दिया, थीटा। तो स्लोप जो है वो कैसा आएगा, स्लोप होता है tan थीटा। अब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है भाई, इस एक्सिस पर फोर्स लेंगे, इस एक्सिस पर क्या ले लेंगे, 1/r²। तो बेस परपेंडिकुलर फोर्स हो गया, बेस क्या हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, FR²। अब FR² को अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा कि फोर्स जो होता है वो कितना होता है, Q1 Q2 ओवर इस FR² को इधर ले जाओ, R² को, ये किसके बराबर हो गया, Q1 Q2। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो FR² Q1 Q2 के बराबर होगा। तो इसका मीनिंग है कि मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, Q1 Q2। अब मुझे ये पता चला कि जो स्लोप है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर, ठीक है। अब दो चीज़ें पता चली, नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, नेचर से उनकी क्या बदलेंगी, क्वाड्रेंट बदलेंगे एक तरीके, ठीक है, लेकिन किससे, मैग्नीट्यूड से उनका स्लोप बदलेगा। अब मान लिया एक पेयर दे दें यहाँ पर 2,4, ठीक है, लाइक चार्जेस का माइक्रोकूलम में दे दिया, और दूसरा दे दिया उन्होंने कितना 4,6, तो भाई उसके लिए जो स्लोप आएगा तो स्ट्रेट लाइन F और R के बीच, लेकिन उसका स्लोप क्या होगा, थोड़ा ग्रेटर होगा। स्लोप क्या होगा,
क्योंकि प्रोडक्ट क्या है उन दोनों का, 12 आ रहा है, उसका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब पता है यही क्वेश्चन इस बार क्या दिया उन्होंने, बोर्ड में दिया, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया इस बार, ठीक है। अब बताओ कि किस पेयर के लिए, किस मतलब ये 3 ग्राफ दिए हैं उन्होंने, किसके लिए कौन सा पॉसिबल है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जो ये हमारा इसका प्रोडक्ट देखो, सबसे पहले तुमने कहा अनलाइक चार्जेस ये हैं, तो इसका मतलब ये सी पेयर के लिए हो गया, ठीक है। अब उन दोनों में कंपेयर करना था कि 1 वाला तो है बी, ये बी के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया। अब जब तुम्हारे बेसिक्स पता होंगे, तुमने ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, तभी तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब तुम्हें मैं रियल बताऊं, ये क्वेश्चन 99% लोगों ने नहीं कराया होगा अपनी कॉपी में, और मेरे लास्ट ईयर के किसी के नोट्स देखना, उसमें मिलेगा तुम्हें, ठीक। तो इसीलिए जब हम कंप्लीट स्टडी करते हैं तो सब चीज़ें वहीं मिलती हैं। सुना, पोजीशन वेक्टर जानते हो क्या होता है? अच्छा, ठीक है। तुमने रास्ते में देखे होंगे एरो बने हुए, देखें, वो सब पोजीशन वेक्टर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, और तुम्हें पता भी है वो कर क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, तुम्हें पता है वो किसी की क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। मान लिया एक ये वेरो ऐसे बना हुआ देखा कहीं तुमने, सक्सेस की पोजीशन बतानी है, तो तुम कहाँ बताओगे भाई, दिस इज सक्सेस क्लासेस, ठीक है। मान लिया कोचिंग है ये, ठीक है, चलो हम कोचिंग की नाम दें। मान लिया तुम्हें किसी कोचिंग की क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है, साइन करनी है मुझे अपनी कोचिंग की पोजीशन, तो मैं एरो कैसे लगवाऊंगा कि भाई जिधर कोचिंग है उस साइड ये एरो आएगा, और जो रेफरेंस है, जैसे मान लिया यहाँ पर हमारे कौन है रेफरेंस, पासपोर्ट ऑफिस है, तो ये रेफरेंस कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ पासपोर्ट ऑफिस रेफरेंस हो गया, क्या हो गया भाई, रेफरेंस, ठीक है। तो तुम्हें समझ आया कि ये पोजीशन वेक्टर होता है। अब इसे लिखने का तरीका होता है, जिसका है वो पहले, जिसके रेस्पेक्ट में है जो रेफरेंस है वो बाद में, बस ये तरीका है। और पूरे फिजिक्स में किसी भी वेक्टर के पास 2 ही चीज़ें होती हैं, क्या क्या होते हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होती है, RCP कैप डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन उसकी वेक्टर की होती है, ठीक है। अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, अब कहीं पर भी मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर एप्लीकेशन में लाता हूँ तो मैं फ्रेमिंग नहीं बदलूँगा, इसे ध्यान में रखते हुए ही मैं लिखूँगा। तो देखो ज़रा क्या लिखूँगा, अब मैं भाई कोचिंग की पोजीशन थोड़ी ना बता रहा हूँ, मुझे बतानी है किसी चार्ज की पोजीशन, किसकी बतानी है, और किसी के चार्ज के रेस्पेक्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पोजीशन किसकी बता रहा हूँ, Q2 की, तो रेफरेंस कौन हो जाएगा बच्चों, Q1 हो जाएगा, कौन हो जाएगा रेफरेंस, Q1। तो ये कौन हो गया भाई, तो मैंने एक क्या ड्रॉ करना है, वेक्टर, जिसके पर क्या लगाना है, एरो, जिसकी पोजीशन बता रहा हूँ, तो इसका मतलब जिसकी पोजीशन बता रहा हूँ उस पर एरो आएगा, और ये कौन हो गया है, रेफरेंस। लिखने का तरीका भाई, जिसका पोजीशन वेक्टर है वो पहले और जिसके रेस्पेक्ट में वो बाद में। इसके पास कितनी चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ वेक्टर बताएगा, क्या बताएगा, लेंथ ऑफ वेक्टर, और जो उसका यूनिट वेक्टर है वो क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा, बस खत्म हो गई बात। तुम चाहो तो इसे किस में लिख दो, वर्ड्स में, कि भाई ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके पास कितनी चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, इसे क्या बोलता हूँ मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, Q2 का, विद रिस्पेक्ट टू कितना, प्लस Q1। बात क्लियर हो गई, जो मैंने पढ़ा है वही तो हम वर्ड्स में लिख रहे हैं भाई। एंड व्हाट इज दिस, R21 कैप, यहां से निकालो, R21 अपॉन कितना, R21, ये कौन हो गया, यूनिट वेक्टर किसका, ऑफ R21, जो क्या दे रहा है, विच गिव्स इट्स डायरेक्शन, विच गिव्स इट्स क्या, डायरेक्शन, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो अभी तक मैंने कूलम फोर्स का डिस्कशन नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या बताया तुम्हें, मैंने सिर्फ पोजीशन वेक्टर को डिस्कस किया है, किसको बच्चों। अब यार बात करते हैं कि अब ये तो फोर्स बताना है, क्या बताना है, फोर्स बताना है, किस पे फोर्स बताना है अभी,
Q2 पे। अब फोर्स बताने लोगो, फोर्स तुम्हें आता है, क्या होगा Q2, रिपल होगा नहीं होगा इससे, इसको फोर्स ऑन Q2 है तो नाम भी वैसे ही दे दो, जिस पर है वो पहले, जिसके वजह से वो बाद में। क्लियर हो गई बात। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू क्या बोले वो हमसे, Q1। तो तुम्हें लिखना तो आता है भाई, क्या आता है, F21, दिस इज व्हाट, K Q1 Q2 अपॉन कितना, R21 का स्क्वायर, ये तो होता है। अब पता है तुमने, तो ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी जो पहले लिखते थे, लेकिन तुम्हें कौन सी फॉर्म लिखनी है, वेक्टर फॉर्म। तो तुम इसको वेक्टर बनाने जा रहे हो, तो ये वाला जो पार्ट है ये किसको डिनोट करेगा, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब तुम्हें क्या चाहिए इसके साथ, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो अब तुमने जैसे वेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थोड़ा सा तुम्हारा, तुम्हें खुद ही पता है वैसे तो ये टॉपिक, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, मान लिया कोई वेक्टर है इधर, ये रहा वेक्टर, इसके पास कितनी चीज़ें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या, उसका यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। मान लिया वेक्टर किधर लाई कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब सुन ले, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होता है, आई कैप, ठीक है। तो मैं अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही लाई कर रही है, एक यूनिट वेक्टर यूज करूंगा। तो मैं चाहूं तो इसकी जगह क्या यूज कर सकता हूं, तो मतलब डायरेक्शन जरूरी नहीं है एक कैप लिख कर ही बताई जाए, अगर मुझे पता चल जाए एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो मैं आई कैप से भी बता सकता हूँ। आई कैप क्या होता है, नहीं पता, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, वैसे यूनिट वेक्टर जो है वो पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं, जैसे कौन कौन, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, जो किसके अलॉन्ग यूज किए जाते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो जब भी आई कैप लिखा है इसका मतलब वो किसके अलॉन्ग लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो अब ये मैं वेक्टर अगर इस फॉर्म में लिखा हूँ, मैं पूछूँ इस वेक्टर को किसके अलॉन्ग है, तो तुम क्या कहोगे, एक्स एक्सिस। अब यही बात हो गई। अब मान लो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक वेक्टर इधर बी लाई कर रहा है, उसे क्या लिखोगे, बोलो, यही तो लिखोगे। अब देखो ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो तुम चाहो तो इस वेक्टर के लिए क्या यूज कर सकते हो, दूसरे का यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हो, डजंट मैटर वो किसका है, क्योंकि इसका काम क्या है बी कैप का, क्या बताना, डायरेक्शन। वही डायरेक्शन कौन बता रहा है, तो दोनों का काम तो सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे ए कैप यूज करो, बी कैप यूज करो, चाहे तो आई कैप यूज करो, डजंट मैटर। बात क्लियर हुई। अब मैं तुमसे कहूं कि यार यहाँ पर एक फोर्स एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो तुम डायरेक्शन बताओ। तो मैं कहूंगा कि अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है तो तुम आंखें बंद करके क्या लिख दोगे, यहाँ तुम्हें यहाँ क्या लिख देना है, अगर मैंने कह दिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई, क्लियर। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बताओ अब मैं क्या यूज करूँ। तुम कहोगे कि सर उसका तो अपना कोई है नहीं यूनिट वेक्टर, समझे। तो मैं कहूँगा किसी और का है जो उसकी डायरेक्शन बताता हो, देखो इसका यूनिट वेक्टर है, ये भी तो इधर ही लाई कर रहा है और फोर्स भी उधर ही लाई कर रहा है, तो ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है, जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो तुम यहां पर चाहो तो क्या यूज कर सकते हो, बस खत्म। तो देखो एक जनरल फ्रेमिंग है जो 11th से चली आ रही है, हम उसी को प्रोसीड करते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, समझे। अब इसके जगह तुम चाहो तो जो उसकी इक्वल है वो रख दो, क्या है उसके इक्वल बताओ भाई, इक्वल में तो रिप्लेस कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा भैया, के Q1 Q2 अपॉन कितना, R21 का स्क्वायर है, यहाँ क्या हो गया R21 अपॉन कितना, तो अब चाहो तो इसे क्यूब कर दो और इसे हटा दो, क्योंकि वही वो भी तो मैग्नीट्यूड ही है, समझे। तो यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ पर क्या लगा दोगे, क्यूब लगा।
तो ये जो फोर्स है कौन सी फॉर्म में आ गया भाई? वेक्टर फॉर्म में। ये किसके टर्म्स में आया? इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। और ये किसके टर्म्स में आया? पोजीशन वेक्टर। तुमसे जैसा बोला जाएगा वैसा लिख कर आओ, समझे मेरी बात? अब तुम्हें याद कैसे करोगे? यूनिट वेक्टर के टर्म में यहाँ स्क्वायर आता है और पोजीशन वेक्टर के टर्म में यहाँ क्या आ जाता है? क्यूब आ जाता है। अब मैंने ये तुम्हें लिखना सिखा दिया। अब मैं कुछ भी पूछूं तुम इसी फ्रेमिंग को ध्यान में रखते हुए लिखना शुरू कर दो। जैसे मैंने तुमसे क्या पूछा, मैंने कहा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अभी पहले क्या पूछा था? Q1 पर। अब किस पे पूछ ले रहा हूँ? Q2 पर। तो तुम Q2 का पोजीशन वेक्टर फाइंड करोगे और ध्यान में रखोगे कि वैसे ही फाइंड करना है जैसे पिछली बार किया है। ये कौन है? प्लस Q2। ये कौन है? प्लस Q1। अब मैं अगर बात करूं तो मुझे जब फोर्स Q1 पे फाइंड किया था तो मैंने Q1 का पोजीशन वेक्टर फाइंड किया। अब मैं Q2 का पोजीशन वेक्टर फाइंड करूंगा क्योंकि फोर्स उस पर फाइंड कर रहा हूं। अब तरीका वही है यार, देखो मैं जब सक्सेस की पोजीशन बता रहा था तो मैंने एरो ऐसे लगाया था कोचिंग का। अब मैं अगर मान लिया किसकी, पासपोर्ट ऑफिस की लगाऊं तो एरो की डायरेक्शन बदल दूंगा भाई। जिसकी पोजीशन बताऊंगा एरो उधर ही लगेगा, नहीं लगेगा। ये तो कॉमन सेंस है, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। किसकी बात करें अब हम? किस पर पोजीशन वेक्टर? जनरल पे खेलो, मजा आएगा पढ़ने में। तो इसे क्या लिखोगे? आर क्या? कितनी चीजें होंगी इसके पास? खत्म बात, ठीक है। आर तुम चाहो तो इनके नाम भी लिख सकते हो लैंग्वेज में। R21 इज इक्वल टू वॉट? R21 दिस इज क्या? अच्छा, फोर्स ऑन Q2 लिया था ना बच्चों, इस बार किस पे ले रहे हैं? Q1 पर। और लिख दिया फोर्स ऑन किस पर? ड्यू टू किसकी वजह से? ठीक है। अब मैं Q1 पर फोर्स फाइंड कर रहा हूं तो Q1 का पोजीशन वेक्टर फाइंड करूं। अब Q1 किधर है भाई? इधर ले लिया। और Q2 किधर ले लिया? इधर ले लिया। अब जिसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करूंगा उस पर क्या लगाऊंगा बच्चों? एरो लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा भाई? एरो लगा दिया। लिखने का तरीका R12 कितनी चीजें होंगी इसके पास? 2। ये क्या चीज होगी भाई? R12 क्या है? R12 कैप, दिस इज व्हाट? वेक्टर ऑफ किसका? Q1 का विद रिस्पेक्ट टू क्या? Q2, है ना। और ये चीज निकाल सकता हूं इससे, क्या क्या होगा? अपॉन क्या? दिस इज व्हाट? यूनिट वेक्टर ऑफ किसका? R12 का, जो उसकी डायरेक्शन बताए। अब वो कह रहे हैं जी फोर्स फाइंड करो। फोर्स क्या बताओगे भाई? लिखोगे किस कैसे? वही तो तरीका है, ठीक है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी देता था कि भाई तुम जिस पर फोर्स होता है उस पर पहले आता है नंबर और जिसके वजह से होता है वो बाद में। अब बात आती है फोर्स ऑन Q1। तुम लिखना आता है मैग्नीट्यूड, क्या लिखते हो भाई? K अपॉन कितना? R12 का स्क्वायर। अब ये तो पार्ट कौन सा है भाई? ये वाला, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब तुम इससे क्या बनाना चाहते हो? वेक्टर। अब तुम्हें तलाश करना होगा कौन भाई? डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, जो उसकी डायरेक्शन बता पाए, चाहे किसी का हो, डजंट मैटर। है किसी का यूनिट वेक्टर? किसका है? इस पोजीशन वेक्टर का है, जो इधर डायरेक्शन बता रहा है। और वही डायरेक्शन किसकी है? फोर्स की। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं उसका यूज कर लूंगा, वेक्टर फॉर्म आ गया। क्या दिक्कत है? अब तुम चाहो तो इसकी वैल्यू यहां से रख दो, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कुछ और स्टडी करना चाहता हूं। एक बात बताओ, R21 किधर था? इधर था, इधर ही तो बता रहा था डायरेक्शन। एक और कॉन्सेप्ट है 11th में, अगर मैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं?
रिवर्स कर दूं तो वो वेक्टर क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। R12 कैप किसकी डायरेक्शन रिवर्स की मैंने, इस वाले वेक्टर की। R21 कैप वो किधर डायरेक्शन बताने लगा, जस्ट रिवर्स, माइनस से मल्टीप्लाई। अब ये बताओ ये यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन को बता रहा है, जिस डायरेक्शन को कौन बता रहा है, ये बता रहा है, जो किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन। अब चाहे तुम इसका यूज करो, चाहे भाई आपसे कोई क्या, भाई तुम एग्जाम में पढ़ कर नहीं गए, तुमने पड़ोसी का चीटिंग करके क्वेश्चन लिख दिया, तुम्हें नंबर तो मिलेंगे, टीचर को क्या मतलब है, उसे पता है ये बच्चे ने पढ़ के ही लिखा होगा। अब मान लिया एक बार इस बच्चे का देख के लिख दिया, दूसरे दिन दूसरे बच्चे का देख के लिख दिया, आपका काम तो हो गया, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो वही कहानी है कि चाहे मैं इससे डायरेक्शन बताऊं क्योंकि ये भी बता रहा है, चाहे इससे बताऊं, डजेंट मैटर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इक्विवेलेंट तो रिप्लेस कर रहा हूं, Q1 Q2। अब ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है भाई, चाहे उसको क्या लिखा जाए R12 और चाहे क्या लिखा जाए 2 मीटर है तो 2 मीटर ही तो रहेगी, वो थोड़ी ना बदल जाएगी। तो इसका मतलब है डिस्टेंस में क्या लिख लूँ, R12 लिखूँ चाहे R21 लिखूँ, और इसके जगह क्या लिख लूँ, माइनस, क्या भाई, क्योंकि ये वो यूनिट वेक्टर है जो इस फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। अब तुम इस माइनस को छोड़ दो, बाकी को देखो किसके बराबर है। तो इसका मतलब माइनस छोड़कर अगर मैं देखूं तो मैं इस सब के जगह क्या रख सकता हूं, बोलो, F21, और ये क्या था, इसका मतलब तुम्हें क्या प्रूफ कर चुके हो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगर एक को एक्शन बोल दो तो दूसरा कौन हो गया, रिएक्शन हो गया। ये कौन सा लॉ हो गया, न्यूटन का थर्ड। तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म किसको ओबे करता है भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। समझ गए। अब देखो पूरी सिस्टमेटाइज स्टडी है या नहीं है, इसमें आधी चीजें 11th की हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। शो किया भाई कूलम, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम फोर्स में ये किसको ओबे करता है, थर्ड लॉ। दूसरा चीज प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम फोर्स में ये इसका नेचर बताएगी कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं, ठीक है, जो जैसे दो चार्जेस मैंने लिए थे बच्चों, एक कौन सा Q1, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये C1, एक दूसरा चार्ज क्या लिया था Q2, जिसका सेंटर, टाइनी स्फीयर ले रहा हूँ, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये C2। तो जो फोर्स लग रहा था वो किधर लग रहा था भाई, इधर लग रहा था। हो सकता है अट्रैक्टिव लगता, तब भी तो किधर लगता, अनलाइक होते तो इधर लगता, लेकिन लगता तो इसी लाइन के अलोंग जो दो चार्जेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ऐसे तो नहीं लगता है, ऐसे लगते देखा कभी नहीं। तो ऐसे फोर्सेस जो दो बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो हमें ये पता होने के साथ साथ पता होना चाहिए इन्हें क्यों कह रहे हैं सेंट्रल फोर्स, बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टू चार्ज बॉडीज, ठीक है। अब तीसरी बात मैं ये पूछूं, कूलम फोर्स कैसे फोर्स होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं कूलम फोर्सेस, कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अब मुझे पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, मैं पहले शो करता हूँ। जैसे देखो ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या है, तो मैं जब ए से कहाँ ले जाऊँगा, बी पर ले जाऊँगा, मान लिया Q1 को, और इस पाथ को ओबे कर रहा हूँ। तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या है, जब मैं इस पाथ को ओबे करूँगा, दिस इज पाथ 1, पाथ क्या है ये 1 है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं वो, ये 10th में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो वर्क डन मैं ए से बी पे ले जा रहा हूँ Q1, और क्या उन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB माइनस क्या करूँगा, V। अब मान लिया मैंने इस पाथ को भी कर लिया, Q1 को ही ले जा रहा हूँ, पाथ 2 हो गया।
तो वर्क डन क्या होगा भाई, जिस चार्ज को ले जा रहा हूं वो, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब बताओ दोनों से वर्क डन क्या आया निकल कर, तो इसका मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। तो ऐसे फोर्सेस जिनके अंडर वर्क किया जाए, जिनके अंडर वर्क किया जाए वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हों, सिर्फ किस पे डिपेंड करें, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मान लिया ए से बी पर ना ले जाकर सी पर ले जाऊं तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसे फोर्सेस क्या कहलाएंगे, कंजर्वेटिव। अब वो कहते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ अंडर एक्शन ऑफ कूलम फोर्स। अगर क्लोज पाथ की बात कर दूं मैं, जैसे मैं यहां से गया और यहीं वापस आ गया, ठीक है, तो ए और बी पॉइंट क्या हो गए, सेम। तो जब मैं इस कंडीशन में वर्क करूंगा साइक्लिक पाथ पर, तो जिस चार्ज को ले जा रहा हूं वो Q1 को ले जा रहे थे, ठीक है, उस चार्ज को और उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस, दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो साइक्लिक पाथ पर वर्क डन क्या होता है भाई, ये क्लोज पाथ पर अंडर एक्शन ऑफ कूलम फोर्स 0 होता है। क्या होता है, 0। समझ गया मेरी बात। तो कितनी प्रॉपर्टी समझ आई, 3। अब इसमें बताओ कोई डाउट, थर्ड वाली प्रॉपर्टी में कहां पर, पूछा करो ना तुम्हें जैसे भी डाउट हो। अब ये देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी में मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस का। मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस क्या है, VA, तो मैंने पढ़ा था वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। अब तुम खुद देखो, पाथ 1 को फॉलो करो, वो चार्ज से किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पाथ 2 को फॉलो करो, Q1 को ही ले जाओ और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्या मिल जाएंगे, दोनों वर्क डन क्या आ रहे हैं, तो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं क्या, नहीं। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अब देखो इतना पढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि ये किसको ओबे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब मिक्स हो जाना, ठीक है, और कुछ नया बनाना, ठीक है, सुपरपोजिशन कहलाता है। जैसे बहुत सारी लाइट रेज मिलकर क्या करती हैं, रिजल्टेंट वेव जनरेट करती है, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बात करूं, एक चार्ज है Q1, क्या है भी, ठीक है, उस पर क्या लग रहा है, कोई दूसरा चार्ज क्या लगा रहा है, उसे क्या करेगा वो, बताओ भाई, रेपेल करेगा नहीं। तो जब उसने रेपेल किया तो किधर रेपेल किया, इसको तुमने क्या नाम दिया, 1 2 दिया। ऐसे ही ये समझ आया ना, देखो ये फोर्स, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। अब Q3 देखो तुम क्या कर रहा है, बोलो, F क्या, 1 3, ठीक है। अब क्या होगा भाई, 2 फोर्स लगने लगे, एक से ज़्यादा, तो वो ये कहते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा Q1 पर, वो इनका वेक्टर सम होगा। क्या होगा, इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, मतलब सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया भाई, F12 प्लस कितना, और भी हो सकते थे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मैं तुमसे बस इतना कह दूं कि यार जो तुमने पहले पढ़ा है उसको अप्लाई करके दिखा दो, दिखा दोगे क्या, क्या पढ़ा है तुमने, तुमने पढ़ा कि भाई ये पोजीशन वेक्टर है Q1 का, इसके पास कितनी चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये पोजीशन वेक्टर है कौन सा, R13, कितनी चीजें होंगी, और क्या, बात क्लियर हो गई। अब
मैं कहूँ इसकी वैल्यू लिखो, तो तुम एक्सप्रेशन लिख रहे हो एक तरीके से, क्या होगा बताओ, के Q1 Q2 अपॉन कितना स्क्वायर, और तुम्हें क्या चाहिए होता है यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना है भाई, जो उसकी डायरेक्शन बताएगा, यहाँ क्या पुट कर दो, R12 का क्या कैप प्लस के, क्या लिखोगे Q1 Q3 अपॉन कितना R13 का, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड क्या कर दोगे, बात क्लियर हो गई। अब तुम चाहो तो इससे क्या रिप्लेस कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर के टर्म में एक क्या लाइन और बढ़ा सकते हो, इसकी वैल्यू प्लेस कर दो जैसे पिछली बार कर रहे थे, और इसकी भी वैल्यू प्लेस कर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये के अपॉन कितना R12 का क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा के Q1 Q3 ओवर कितना और R13 प्लस क्या, खत्म बात। तो बता सीख लेते हैं तो चीज़ें लिखना ही तो होती हैं फिर, है ना। अब एक तो हमने ये पढ़ा कि एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है, सुपरपोजिशन लगाकर। एक वो कहते हैं कि यार तुमने तो लॉ ऑफ एलग्राम भी पढ़ा है, वो भी क्या होता है, दो वेक्टर का एडिशन ही तो होता है, तो तुम यहाँ पर वो भी तो लगा सकते हो। अब उन्होंने कहा ठीक है तुम वो लगा के दिखाओ, तो हम तो एक एक करके, तो ये क्या बन गया, एक रिजल्टेंट यही तो हुआ लॉ ऑफ एलग्राम से। अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ, अब जब हम इसे हटाएंगे तो हम इसी चीज़ को दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो लॉ ऑफ एलग्राम लगाकर। ये क्या हो गया भाई, इनके दोनों के बीच तुम तो बस ये ट्रीट करो यार, ये दो वेक्टर्स हैं, क्या हैं, ये दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच एंगल थीटा है, और ये तुम्हें क्या करना है, बोलो, तुम्हें ऐड करना है R13, यही ये डिस्टेंस क्या है, और ये क्या है R1, तुम ऐड करोगे ने किसके थ्रू, लॉ ऑफ एलग्राम, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए कौन है यहाँ पर, और क्या ये प्लस F13 और साथ में क्या आ गया, बस खत्म हो गया भाई। लॉ ऑफ एलग्राम ही तो लगाना है, दो वेक्टर को कहीं ऐड कर लो तुम, ठीक है, वेक्टर में ऐड करा, ग्रेविटेशन में ऐड करा, अब ऐड कर रहे हो, ठीक है, इससे पहले भी ऐड कर चुके हो। अब वो कहते हैं कि चलो इस पर न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं, क्या करते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल की शुरुआत उन्होंने यहीं से कह दी, उनका फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। अब न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे भाई, क्या दे देंगे, उन्होंने कहा कि ये 1 कूलम है, कितना है, ठीक है, और ये जो है वो 9 कूलम है, एंड दिस इज 3 मीटर, ये 4 मीटर है, और ये 16 कूलम है, और ये जो है वो कितना है 5 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो भाई तुम्हें F12 और F13 तो निकालना बहुत आसानी से आता है। F12 क्या करोगे बताओ भाई, F12 इज के Q1 Q2, Q1 Q2, 1 इंटू कितना 16 अपॉन डिस्टेंस का क्या कितना आ जाएगा, ऐसे ही क्या निकाल सकते हो, के Q1 Q3 9 अपॉन डिस्टेंस का क्या 3 का क्या भाई 3 है ना स्क्वायर, कितना आया ये भी, ये दो वैल्यूज पता चल गई। तो तुम्हें पता क्या नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये पता नहीं है थीटा। अबे क्या होगा थीटा 90 डिग्री होगा। अब डायरेक्ट जब एंगल नहीं दिया होता है तो कंडीशन दी होती है। ये पता है किसकी प्रॉपर्टी हो गई, राइट एंगल, पाइथागोरस लगा के देखो, बिगर साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या है, तो इसका मतलब बिगर साइड के सामने का एंगल जो है वो क्या होता है 90। तो यहाँ पर ये 90 हो गया, तो जब ये 90 हो गया तो ये भी क्या होगा, तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो F12 को क्या रखोगे भाई के स्क्वायर प्लस कितना प्लस 2k F12 F13 और कॉस क्या, और ये कॉस 90 क्या है भाई 0 है। अब ये क्या आ गया 2k स्क्वायर, इसका मतलब √2
अब तुम k की वैल्यू जानते हो, k की वैल्यू क्या होती है भाई 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो √2 पहले से है, ये आंसर है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं भाई, हम तो प्रीवियस एप्लीकेशन ही कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो ऐसा तो नहीं है कोई भी चीज़ क्या हो टफ हो। ठीक है, अब हमें ये चीज़ें प्रैक्टिस करके ही परफेक्शन आ सकता है, वरना नहीं आए। हाँ कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो 2 मिनट में कर दोगे, नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब हमने अपना लेवल राइज ही नहीं करा अभी। क्यों नहीं हुआ, जैसे थोड़े दिन बीमार हो गए तो पढ़ नहीं पाए भाई, थोड़े दिन क्या हुई पहले, जैसे मान लिया घूमने चला गया हो, ठीक है, पढ़ नहीं पाया, तो कोई वजह ही रहती है जो हम क्या नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरे प्रैक्टिस होनी चाहिए उस लेवल की, फिर फिजिक्स में कुछ नहीं रहता। अब वो मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन देंगे, क्या देंगे, तो भाई इन्हीं को तो बदल सकते हैं, वो मॉडिफिकेशन ही तो दे सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल देंगे, ना कूलम फोर्स का फॉर्मूला बदल सकते हैं, ना वेक्टर के कॉन्सेप्ट बदल सकते हैं। तो देखो उन्होंने क्या मॉडिफाई किया। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें अभी कराया ही, वही है। अब वो ऐसे मॉड करके रख दें तो क्या दिक्कत है भाई, देखो करोगे तो वैसे ही Q1 ही तो फाइंड करना है। तो मैंने तुम्हारे सामने क्या लिखा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 इन गिवन डायग्राम्स। तो मैं वही क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, Q1 पर फोर्स है, अब मैं चाहूँ तो इसे क्या कर दूँ, बोलो माइनस कर, क्या बदल जाएगा, कुछ भी तो नहीं बदलेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स हो जाएगा। क्या आएगा ये 1 पर किसके वजह से, इसे Q1, इसे क्या कह दो, और ये क्या हो गया Q3। F क्या लिख दूंगा भाई, और इधर क्या होगा, बोलो F। अब ये फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं बन गया, दिस इज F, एंगल ये, अब तो डायरेक्ट पता है कितना है, 5 का स्क्वायर 4 के प्लस 3 के क्या स्क्वायर के बराबर, एक मॉडिफिकेशन ही तो है भाई। ठीक है, ये कर नहीं रहे दोबारा, अब ये दे दिया उन्होंने, अब बताओ। ठीक, देखो मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिख दिया है, मैं जितने भी डायग्राम बना रहा हूँ सब पर Q1 पर फोर्स फाइंड करना। ठीक है, बार बार क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब इस पर देखो, मैंने इस पर कहा, मुझसे कहा Q1 पर, ये किधर लगाएगा फोर्स, ऐसे Q2 ले लो, दिस इज, और ये क्या है भाई, बताओ फोर्स बताओ Q1 पर, ये प्लस का है, ये रेपेल करेगा इसे। ठीक है, क्या नाम दूं इसको, 1 पर किसके वजह से, क्लियर, वो क्या करेगा इसे, किस लाइन के लॉन्ग, इसके लॉन्ग, नाम क्या दूं, 1,3। F12 और 1,3 की वैल्यू बता दो तुम, देख लो, F12 के Q1 Q2 1 इंटू कितना 16। अब इन्होंने एक बात बोल दी, ये माइक्रो कूलम में दे दी है, तो इसका मतलब इसको बदलूंगा 10 टू पावर -6, इसको बदलूंगा 10 टू पावर -6, तो 10 टू पावर माइनस क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 टू पावर -12, कौन हो जाएगा 1 2 के Q1 is 1, Q2 is 16 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो गया, तो कितना आ गया 10 टू पावर -12 के तो वैसे ही है। अब तुम चाहो तो k की वैल्यू रख सकते हो, तो बाद में रख देंगे, यही कौन हो जाएगा F13, क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि तुमने देखो तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस सेम है। अब तुम क्या लगाओगे, फॉर्मूला ही तो लगाओगे, वो क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स, F12 का स्क्वायर F प्लस 2 F क्या, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। अब एंगल बताओ सन इन दोनों के बीच में, F12 और F13 के, अरे क्यों नहीं पता, इक्विलैटरल ट्राइंगल है भाई, तो कितना एंगल होगा ये 60 होगा ना। ठीक है, अब 60 तो ये है, जबकि तुम्हें ऐड किस किस को करना है पता है तुम्हें ऐड करना है बेटा इससे और इसे, तो लॉ पैरेललोग्राम लगाओगे, ये आएगा डायगोनल, तो तुम्हें एंगल चाहिए ये वाला। ठीक है, अब ये होगा 120, कितना होगा
120 कॉस 120 की वैल्यू आनी चाहिए निकालना, -1/2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाए, अभी आ गया माइनस का। माइनस का तुम देख रहे हो ये दोनों इक्वल है, तो तुम देख रहे हो ये f1(3) का स्क्वायर ले लो, इसे भी f1(3) का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, चलो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब ये इक्वल हैं तो ये f12 स्क्वायर, ये भी f12 स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, और इसको भी क्या लिख ले रहा हूँ, f12 का क्या क्या आ गया भाई, f12 की वैल्यू तुमने यहाँ फाइंड की है, k इंटू कितना, तो k की वैल्यू रखो 9 इंटू कितना 10⁻9, ठीक है, और उसमें कौन ऐड कितना आ गया 9 इंटू 10⁻, किस में। अब ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। अब देखो एंगल जैसी चीज़ हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, जबकि एक बहुत छोटी सी बात है, शायद ज्योमेट्री में पढ़ी हो। अब वो पता होना नहीं था कि भाई किसके बीच चाहिए एंगल, ठीक है, यही वीकनेस आ जाती है हमारे सब्जेक्ट में। तो वही चीज़ें देखो, मैं शुरू से इसीलिए तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, गाइड करने की। अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली तो तुम कोप अप कर जाओगे और पढ़ लोगे, और नहीं की तो तुम कहीं भी नहीं पढ़ पाओगे, और 12th के बाद तुम्हें आर्ट साइड लेनी पड़ जाएगी, समझ लो। क्योंकि क्या होता है ना कि यही टाइम है 11th 12th जिस पर हम अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं लेके बैठने वाला। अगर मान लिया किसी कॉम्पिटिटिव अप्रोच को रखना है या ग्रेजुएशन अच्छे से करना है, तो सब तो डैमेज कर लिया है, तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे कभी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ सकता है भाई, मॉडिफिकेशन ही तो आएगा, कोई ऐसा तो है नहीं वेक्टर के लॉ बदल दूंगा या कुछ बदल दूंगा, ठीक है। चलो टाइम क्या हुआ देखना, हाँ बता, हाँ ठीक है बताओ। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब इन्होंने ये ले लिया और इस क्वेश्चन को ये लास्ट कर रहे हैं, बस इसके बाद ये टॉपिक खत्म है, कूलम फोर्स खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कल स्टार्ट करें। अब ये दे दिया उन्होंने, कितने चार्जेस दिख रहे हैं, 4, Q1 पे फोर्स फाइंड कर। अब Q1 पर फाइंड करोगे तो बेटा क्या लिखोगे, 1 पर किसके वजह से, सब Q1 दे दिया यार, 1 2 3 और ये क्या है 4 है, तो 1 पर 4 की वजह से किधर लगेगा, नाम क्या दोगे 1 4, इसकी वजह से किधर लगेगा, नाम क्या दोगे 1 2। तुम अभी तीसरे की बात ही मत करो क्योंकि तुम्हें 3 को होल्ड करना आता ही नहीं, तुम पहले 2 की बात करो। तो तुम भाई क्या लगाओगे इनको ऐड करने के लिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट किधर आएगा इनका, इसको नाम दे दो f', इन दोनों के रिजल्टेंट, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई f' जब निकालना है तो किस किस को ऐड करना है, वो किसका रिजल्टेंट है, f12 का और किसका f14। अब मैं कुछ और तो नहीं लगा सकता, √a² + b² + 2ab cos थीटा लगाऊंगा भाई, तो जब मैं वो अप्लाई करूंगा तो f' कितना आ जाएगा, f12 का स्क्वायर f प्लस कितना 12 f14 और cos कितना, भाई इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90। ये टर्म 0 हो गया। अब मैं तुमसे पूछूंगा f12 की वैल्यू, तुम मुझसे क्या बोलोगे, k q1 q2 q1 2 इंटू कितना, और ये डिस्टेंस है, ये स्क्वायर है तो सारी डिस्टेंस कितनी है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, कितना k आ गया, यही कौन होगा, तो यहाँ पर 2k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर हो गया, 8k स्क्वायर को क्या कर दूंगा यार। अब फोर्सेस तो ज़्यादा लग रहे हैं भाई, और कौन लगा रहा है, Q3 भी इस पर फोर्स लगा रहा है, वो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इसको नाम क्या दूंगा f1। मुझे चाहिए रिजल्टेंट
अब रिजल्टेंट चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, किसको ऐड करूँ, और क्या प्लस कौन 1 3, इन दोनों को पहले ही ऐड कर चुका हूँ। देखो जब इन दोनों को पहले ऐड कर चुका हूँ इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश इनकी जगह रख सकता हूँ और इनके जगह क्या हो गया 1 3। तो मैंने कहा ना कि मैं इस पर अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं भाई, कि जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें 2 नोट मिलते हैं, एक 10 का और एक क्या 5 का, तो वो ऐड करते हैं 11 12 13 14 15। अब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो एक नोट और मिलने लगता है, ठीक है, लेकिन उनकी आदत अभी भी वही है, पहले इन 2 को ऐड करेंगे, ठीक है, फिर क्या 15, फिर उसको भी दूसरे में ऐड करेंगे, तब जाकर ये क्या बनेगा, डायरेक्ट 3 को नहीं ऐड करते। ऐसे ही हमारा लॉ ऑफ पैराग्राम 2 वेक्टर को एडिशन हमें सिखाता है। अब हमारे पास 3 है, उसका मदद ले रहे हैं, तो पहले 2 ऐड करके 1 बना लिया जो मैं यहाँ बना चुका हूँ, फिर उसमें कौन ऐड कर दिया तीसरा। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है 0 है, देखो। तो इस पर मैं क्या कहता हूँ फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, cos 0 की वैल्यू 1 और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं उसे a प्लस बी। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा रिजल्टेंट को, a प्लस बी, मतलब f डैश मुझे पता है भाई, ये निकाल चुका हूँ, मुझे चाहिए f13। f13 मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, ये क्या होता है डायगोनल है। a कौन है भाई 2√2, इसकी वैल्यू। तो मैं अब वैल्यू निकालता हूँ किसकी, f13 के q1 और कौन q3, q3 इज 2 अपॉन इसका क्या 2√2 का क्या आ जाएगा 4√4 टू द 8 1/4। q1 कितना है देखो, हम इसे अप्लाई करें तो k q1 q2 q1 q3, q1 इज 2 q3 इज अपॉन 2√2 का स्क्वायर, ये 4 बना और ये बना 8, तो k/2 हो गया, ये वैल्यू आ गई इसकी, तो इससे क्या आ गया k/2। चार्जेस कूलाम में थे, बदलने की ज़रूरत नहीं। अब हम इससे चाहें तो k को कॉमन ले लें और क्या लिख दें प्लस एलसीएम ले सकते हैं भाई, ठीक है, 4√2 + 1, √2 की वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं √2 की वैल्यू, सॉल्व करने के बाद k की भी वैल्यू रख के उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इतने क्या आ जाएगा ये बताओ भाई, न्यूटन फोर्स आ जाएगा। इतने न्यूटन। तो अब ये सब हमने जो पढ़ा वो क्या था कूलम लॉ, हमने 2 फोर्स को ऐड किया, अब किसको ऐड करने लगे 3 को, ठीक है। तो कुछ भी हमसे पूछा जाए, अब जैसे ये पढ़ा है, यहाँ पर ओबे हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ओबे होगा प्रिंसिपल ऑफ पोजिशन सुपरपोजिशन, उसका और इसका सिर्फ क्या बदल जाएगा फॉर्मूला, क्या बदल जाएगा, बाकी वेक्टर का एडिशन तो यार मैं 11 से वही पढ़ रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं बदला, तो इसका मतलब है कि उसमें भी मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। जैसे